नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल्डवेद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था? कल पूछा गया था कि इंडिया पोस्ट की 5 स्टार विलेज योजना पायलट आधार पर कहाँ शुरू की गई है। तो इसका उत्तर मैं बता दूं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में ये योजना जो है पायलट आधार पर शुरू की गई है। ठीक है, चलिए अब आज के जो क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अरब राष्ट्र ने हाल में ही इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए हैं? अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि यूएई जो है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, उसने इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य किया था, अच्छे जो रिलेशन स्थापित किए थे। अब उसके बाद एक और अरब राष्ट्र है जिसने इजराइल के साथ संबंधों को अच्छा कर लिया है। वो कौन है? आपका बहरीन। यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं ये इंडिया है और ये छोटा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड से बहरीन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बहरीन के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए बहरीन के बारे में। बहरीन फ़ारस की खाड़ी में एक बसा हुआ देश है। ठीक है, यानी फ़ारस की खाड़ी पड़ती है। राजधानी इसकी मनामा है। मुद्रा बहरीन दिनार है। प्रधानमंत्री यहाँ के खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल में ही किसने बैंकों में सीसीओ अधिकारी नियुक्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों में क्या होगा, एक सीसीओ भी अधिकारी होगा, सीसीओ अधिकारी होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका उत्तर हो जाएगा। अब कुछ बातें कर लेते हैं इस पोस्ट के बारे में, इसका काम क्या होगा और इसका जो कार्यकाल होगा वो कितने साल का होगा। ठीक है, चलिए दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी इसका हिंदी में नाम होगा, जिसको सीसीओ कहेंगे, की नियुक्ति करनी चाहिए, जो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम इसका कार्यकाल 3 साल होना चाहिए। मैक्सिमम जो डिसाइड होगा वो रखा जाएगा, मिनिमम 3 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति को सीसीओ बनाया जाएगा या मुख्य अनुपालन अधिकारी बनाया जाएगा जो, याद रखिएगा, जो बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं में 15 साल का अनुभव रखता हो। ठीक, तो सीसीओ याद रखिएगा, मुख्य अनुपालन अधिकारी एक होगा हर बैंक में, और इसकी घोषणा या इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दिया हुआ है 3, हाल में ही स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस प्रमुख संगठन से जुड़े हुए थे? अब देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है आर्य समाज, ब्रह्म समाज और बंधुआ मुक्ति मोर्चा, और ऑप्शन डी ए व सी दोनों। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हो जाएगा, ए व सी दोनों हो जाएगा। ये आर्य समाज और बंधुआ मुक्ति मोर्चा दोनों से जुड़े हुए थे। इवन इसमें जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा है इसकी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, तो एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, यही है स्वामी अग्निवेश, काफ़ी चर्चित नाम है। इनकी रिसेंटली जो है दिल्ली में डेथ हो गई है। अब कुछ इनके बारे में कुछ पॉइंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर अगर हम बात करें तो एक पॉइंट याद रखिएगा, हरियाणा में शिक्षा के लिए विधायक और कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, या बंधुआ मजदूरी और शराबबंदी के खिलाफ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा BMM या ब्रांडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट BLLF की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, आर्य समाज के विश्व परिषद के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो याद रखिएगा स्वामी अग्निवेश, रिसेंटली इनका निधन हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में जॉब रेट कितना रहा है? अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है आई है, उसने आंकड़ा जारी किया है कि 2020 में जो भारत में जॉब रेट है वो कितना है आपका 3.5%। पिछले साल 2019 की बात करें तो कितना था? 3.8% था, यानी जॉब रेट क्या हो गया है? गिर गया है। अब ये कौन सी रिपोर्ट है और इसके कुछ प्रमुख पॉइंट जो बिंदु हैं उन पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, केयर रेटिंग्स ने क्या किया है? आंकड़ा जारी किया है। ठीक है, किसने? केयर रेटिंग्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में
1.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं। ठीक, वर्ष 2020 में 1.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं, इसने ये कहा है। लेकिन बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा बात करते हैं। यह आंकड़ा साल 2019 में 1.76 लाख था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में 321 कंपनियों ने अपने हेड अकाउंट में 1.3 लाख नौकरियों की क्या की है, कमी की है। वहीं 2019 में 272 कंपनियों ने अपने हेड काउंट में 1.18 लाख की कमी की, यानी कमी हुई है। लेकिन याद रखिएगा इस बार कितनी कमी हुई है, इस बार कमी हुई है 1.13 लाख की, और पिछले साल हुई थी 1.1 लाख की। ठीक, आगे अगर बात करें, पिछले साल सबसे ज़्यादा नौकरी देने में 4 सेक्टरों की भागीदारी थी। कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इस साल जो जॉब रेट रहा है वो 3.5 रहा है। पिछले साल कितना था, 3.9 था। जॉब रेट गिरा है, लेकिन नौकरियों की संख्या जो है वो बढ़ी है, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी देने में 4 सेक्टरों की भागीदारी 61% रही है। 4 ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने 61% तक जो है जॉब्स प्रोवाइड की हैं। इसमें 23% के साथ आईटी सेक्टर टॉप पर है, सबसे ज़्यादा नौकरियां आईटी सेक्टर ने दी है। उसके बाद 22% के साथ बैंकिंग सेक्टर दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर 22% के साथ बैंकिंग सेक्टर है। 9% के साथ ऑटो जो सेक्टर है वो तीसरे नंबर पर है, और 7% के साथ फाइनेंस सेक्टर चौथे नंबर पर है। पहले सबसे ज़्यादा नौकरी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में रहती थी, इस बार 2.4% के साथ वो 5वें स्थान पर है। यानी टेक्सटाइल सेंटर में केवल 2.4% नौकरियां दी गई हैं, जो कि हमेशा जो है टॉप पर रहता था, सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड करता था। क्लियर है इतनी बात? केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट है, उम्मीद कर रहा हूँ इसके आंकड़े आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5। भारत के किस राज्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति जारी की गई है? अब देखिए रिसेंटली अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण नीति 2020 इसने लॉन्च की है, जारी की है। ठीक, यहाँ पर ये मैप देख रहे हैं, तमिलनाडु का ये मैप है। और इसकी राजधानी की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, जो कि उत्तरी तमिलनाडु में है। अब इस नीति के बारे में अगर बात करें तो 7 सितंबर 2020 को तमिलनाडु सरकार ने इस नीति को जारी किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की है। नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के जगत में उत्पादन को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। यानी इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसमें जो है उत्पादन को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2024 तक कुल 1 लाख लोगों को कौशल परीक्षण प्रदान करना है। जो कौशल परीक्षण सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, उसमें लगभग 1 लाख लोगों को कवर किया जाएगा 2024 तक। ठीक, तो याद रखिएगा रिसेंटली किसने विनिर्माण नीति जारी की है, तो वो आपकी तमिलनाडु सरकार। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अक्टूबर 2020 से प्रयागराज में आयोजित होने वाले हुनर हाट का थीम क्या रखा गया? अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा हुनर हाट का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा, जो कि यूपी में पड़ता है। अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होना है। ठीक है, और इसकी थीम रखी गई है वोकल फॉर लोकल। क्या है वोकल फॉर लोकल? मैं आपको बता दूं, इस हुनर हाट में जो मुख्य आकर्षण रहेगा वो खिलौनों का रहेगा, और इनमें से 30% ऐसे स्टॉल लगेंगे जो कि देसी होंगे, देसी खिलौनों के होंगे। तो देसी खिलौनों को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा इस जो है वो हुनर हाट में। तो हुनर हाट का आयोजन प्रयागराज में अक्टूबर के महीने में होना है। इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल। उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा समझ में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला दिया हुआ है, हर वर्ष हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए हिमालय दिवस की अगर बात करें तो हर साल ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। ये हिमालय की इमेज आपको दिख रही है, हिमालयन दिवस इसको बोला जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, कुछ बातें कर लें और इस बार की थीम क्या है उस पर भी चर्चा कर लें। तो हिमालयन दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। प्रकृति को बचाने और बनाए रखने और प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने में हिमालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सब लोग जानते हैं हिमालय श्रृंखला पुष्प, पशु, जैव विविधता का एक समृद्ध भंडार होने के अलावा बारिश के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बारिश के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसी को संरक्षित, इसी को बचाने के लिए हर साल क्या मनाया जाता है, हिमालयन दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। इस बार की थीम है हिमालय और प्रकृति। क्या है, हिमालय और
प्रकृति, हिमालय एंड नेचर। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, हाल में यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाए जाने की घोषणा की है? तो यूनिसेफ ने कहा है कि वो आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट अपना घोषित कर रही है, अपना बना रही है। तो ये इमेज आप देख रहे हैं, यही है आयुष्मान खुराना। अब थोड़ी सी बात कर लें अगर हम लोग इस प्रश्न के बारे में, तो यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान, इनका यूनिसेफ इंडिया ने क्या किया है, बच्चों के अधिकार अभियान को लॉन्च किया, जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड। याद रखिएगा, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना के नाम की घोषणा की है। ठीक है, खुराना बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने की दिशा में यूनिसेफ का समर्थन करेंगे और ये भारतीय स्तर पर जो है काम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ट्विटर पर जाकर देयर इज़ अ हेल्प करके जो है सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है आत्महत्या को रोकने से संबंधित तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे विचार, तमाम सारी जो हैं आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ट्विटर। कुछ बात कर लेते हैं इस पर। ट्विटर इंडिया ने हाल में ही मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संसाधनों के लिए एक समर्पित सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है। ठीक है, क्या नाम है? देयर इज़ ए हेल्प लॉन्च किया, याद रखिएगा। अब सर्च प्रॉम्प्ट देयर इज़ अ हेल्प को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंसेज के सहयोग से लॉन्च किया गया। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंस के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। ट्विटर इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, देयर इज़ अ हेल्प। ये एक जो है वो सर्च प्रॉम्प्ट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10, किस देश द्वारा ओमान सागर में जेलफॉग्र 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये नौसैनिक अभ्यास जो है कहाँ पर हो रहा है? ओमान सागर में हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? ईरान के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा हो रहा है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये ओमान सागर कहाँ पर है और ये ईरान कहाँ पर है। तो मैप आप देखेंगे, ये आपको इस साइड में ये ईरान दिख रहा है और यहाँ पर ये आपका ये ओमान सागर है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आज के वीडियो के। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेज़बानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? यानी जो एशिया का सबसे बड़ा एरो स्पेस शो है वो अभी रिसेंटली होने वाला है, उसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, ये आपको बताना है। आगे अगर बात करें तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।